हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट का क्वेश्चन और दूसरे कुछ क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। ठीक है, जो पहले ऑलरेडी जो हमने पढ़ाया है एक टॉपिक गवर्नमेंट बजटिंग, उसमें से ही हमने ये क्वेश्चन लिए और यूपीएससी में पहले पूछे गए। पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, यानी कि कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट दोनों के बीच का क्या हमें डिफरेंस समझाना है फ्रेंड। ठीक है, एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ बोथ दिस बजट, और ये दोनों बजट है, कौन सा कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट, इन दोनों के कंपोनेंट को भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं फ्रेंड, कैपिटल एंड रेवेन्यू बजट की बात की गई है, तो सबसे पहले बजट क्या है, बजट को समझना है, और बजट का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम कि आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल 112। और हम सबको पता है इसमें क्या लिखा गया है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है कि बजट है, बजट वही बजट का डायरेक्ट टर्म वहाँ पे बजट नहीं लिखा गया है फ्रेंड, वहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर गवर्नमेंट टू प्रेजेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट हर साल अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट है वो पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करती है, ये हम सबको पता है। तो ये हमने यहाँ पे शुरुआत में ही हमने इंट्रोडक्शन में ले लिया। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्टिंग्विश द एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। अब इसमें जो ये बजट प्रेजेंट किया जा रहा है उसमें से दो चीज़ों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, दो चीज़ों को डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू अकाउंट में, रेवेन्यू अकाउंट हम सबको पता है कि जो डे टू डे वाला फ्रेंड था ना, डे टू डे वाला हमने देखा था लेक्चर में, डे टू डे वाला जो खर्चा वगैरह होगा वो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अदर एक्सपेंडिचर से डिस्टिंग्विश करना होता है और ये सारा का सारा पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं डिटेल में थोड़ा कि कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट क्या है। रेवेन्यू बजट इंक्लूड करंट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में कौन क्या पार्ट आएगा फ्रेंड रेवेन्यू बजट में? तो जो करंट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर होगा दैट कैन बी मेड फ्रॉम दिस रिसिप्ट, जो करंट यानी कि डे टू डे जो भी आने वाले हैं जो रिसिप्ट, या तो उसमें से डे टू डे कोई एक्सपेंडिचर होने वाला है वो रेवेन्यू बजट में आएगा। उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट भी होगी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होगा। रिसिप्ट में फ्रेंड जो टैक्स से आता है या नॉन टैक्स वगैरह जो भी आ रहा है सब कुछ वो रेवेन्यू में आएगा। ठीक है, और दूसरा पार्ट है जिसमें वो कैपिटल में आएगा। अब कैपिटल में कौन सा पार्ट आएगा? कैपिटल बजट इंक्लूड एसेट एंड लाइबिलिटी, जो गवर्नमेंट की जो इतना एसेट गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट का सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किस में आएगा फ्रेंड? तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल बजट में आएगा। कहीं पे रोड बन रहा है, कहीं पे रेलवे बन रही है, कहीं पे कोई हॉस्पिटल बनी जा रही है, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, इन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या अपना गवर्नमेंट का क्या ये सब तो एसेट है। तो ये एसेट और गवर्नमेंट का कुछ खर्चा बाकी है, मतलब कहीं से बोरो किया है और उनको पैसे वापस देने, तो वो लाइबिलिटी हो गई। तो ये सब कैपिटल बजट में आएगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस यहाँ पे समझ दिया। अब हम क्राइटेरिया के साथ में रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट को समझते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू बजट में हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि नॉन रिडीमेबल रिसिप्ट। ये ऐसा रिसिप्ट है, ये एक बार गवर्नमेंट के पास आता है ना फ्रेंड, तो गवर्नमेंट को इसको किसी को वापस चुकाना नहीं होता, गवर्नमेंट को वापस चुकाना नहीं होता। अब इसमें एग्जांपल कैसे हम समझ सकते हैं? तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमारे पास से, ठीक है, जो भी सर्विस क्लास वगैरह या जो बिजनेस कर रहे हैं उनके पास से गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो टैक्स ले रही है। तो वो टैक्स को वापस थोड़ी ना गवर्नमेंट हमको चुकाएगी, नहीं चुकाएगी, तो ये नॉन रिडीमेबल रिसिप्ट है। ठीक है, ये रेवेन्यू बजट में जो रेवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है वो नॉन रिडीमेबल रिसिप्ट है। अब कैपिटल रिसिप्ट में क्या आएगा फ्रेंड? तो रिसिप्ट विच क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट। ये सब चीज़ें कैपिटल रिसिप्ट में ऐसी चीज़ें आएगी जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होती है। लाइबिलिटी यानी कि गवर्नमेंट को वापस किसी को पैसा देना है। अब वापस कैसे देंगे? तो गवर्नमेंट ने किसी के पास से उधार लिया, यानी कि गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है ना, ये गवर्नमेंट बोरो वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा फ्रेंड। और जिसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एसेट भी कम हो सकते हैं। अब फाइनेंशियल एसेट कैसे कम हो गए? तो गवर्नमेंट कहीं पे डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है और अपनी प्रॉपर्टी बेच रही है, किसी को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एसेट तो कम होने वाले, तो ये सब कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। एग्जाम्पल कौन से फ्रेंड यहाँ पे? तो रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जाम्पल सबसे पहले हम समझते हैं। इसमें टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, टैक्स रेवेन्यू में कौन सा पार्ट आता है? जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स सारा का सारा है वो सब टैक्स रेवेन्यू में आएगा। जीएसटी है, इनकम टैक्स है, जीएसटी हम सबको पता है इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो ये सब किस में आएगा फ्रेंड? ये सब आ जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में। और ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकम जो गवर्नमेंट की हो रही है ना अभी के टाइम में, तो जीएसटी में सबसे ज़्यादा आ रहा है, फिर दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स है, तीसरे पे कॉर्पोरेट टैक्स है। ठीक है फ्रेंड, ये ऐसे डिक्लाइनिंग ऑर्डर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सब एग्जांपल है रेवेन्यू रिसिप्ट के। टैक्स
टैक्स वाला है ये सब, इसमें हमें जो पैसे गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं वो टैक्स से आ रहे हैं, ठीक है। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या है, तो इंटरेस्ट रिसीव, गवर्नमेंट ने किसी को उधार में पैसे दिए, ठीक है, और वो अब वापस पैसे लौटा रहा है, तो उसके पर उस पर इंटरेस्ट जो आने वाला है ना, तो वो इंटरेस्ट है यहाँ पे नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा फ्रेंड। और जो मूडी है, जो कैपिटल है, वो सब किस में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन सी चीज़ें आएगी, इंटरेस्ट रिसिप्ट आएगा फ्रेंड, डिविडेंड एंड प्रॉफिट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आ रहा है, यूजर चार्जेस आ रहे हैं, एक्सटर्नल कहीं से ग्रांट लिया है, तो ये सब का सब कहाँ पे फ्रेंड आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखना ये एक्सटर्नल ग्रांट की बात है, ग्रांट है वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है फ्रेंड। तो जो बाहर से कोई बोरो कर रहे हैं तो बोरो करेंगे वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, ठीक है फ्रेंड। अब कैपिटल रिसिप्ट का हम एग्जांपल लिखें तो एक डेट रिसिप्ट यानी जहाँ पे गवर्नमेंट को क्या है, वापस चुकाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के ऊपर डेट क्रिएट होगा। तो इसमें मार्केट से कई गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज करके अगर कहीं से बोरो कर रही है तो वो सब डेट रिसिप्ट में आएगा। और एक है जो नॉन डेट रिसिप्ट वाला होगा, तो नॉन डेट जिसमें डेट गवर्नमेंट के ऊपर क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी गवर्नमेंट के पास कैपिटल रिसिप्ट आने वाला है। वो कौन सा होगा, तो डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के पास अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और उसमें से पार्ट क्या कर रही है गवर्नमेंट, कम कर रही है, बेच रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसमें अब डेट क्रिएट नहीं होने वाला है, तो ये सब नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। लोन कहीं से रिकवर कर रही है तो उसमें भी वापस किसी को देना तो है नहीं, तो वो सब कैपिटल रिसिप्ट में आएंगे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे इतना हमने एग्जांपल एक क्राइटेरिया में समझ लिया। अब हम एक्सपेंडिचर समझेंगे यहाँ पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको, तो जैसे रेगुलर में डे टू डे में आ रहा था वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आ रहा था, वैसे ही जो एक्सपेंडिचर डे टू डे लाइफ में होने वाला है वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होने वाला है। इसमें रिकरिंग बार बार होने वाला है ये खर्चा, ठीक है फ्रेंड, ये बार बार होने वाला खर्चा है, रिकरिंग खर्चा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इनकर्ड फॉर पर्पज अदर देन क्रिएशन ऑफ एसेट, एसेट क्रिएशन करने में जाएगा ना जो फ्रेंड, एसेट क्रिएट करने में वो सारा का सारा खर्चा कैपिटल रिसिप्ट एक्सपेंडिचर में आएगा। अब एसेट क्रिएट करना मतलब क्या फ्रेंड, तो मैंने ऊपर जैसे बात किया ना, हम नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वो गवर्नमेंट का एसेट होगा। तब उस एसेट को बनाने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा तो करना पड़ेगा, तो वो जो खर्चा होगा वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसके सिवा जो बाकी जितना भी आएगा ना वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है फ्रेंड। अब एग्जांपल इसका कैसे देखें, तो इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। सब्सिडी देंगे, जैसे हम सबको पता है फर्टिलाइजर में सब्सिडी, फूड सब्सिडी, तो ये सब्सिडी फ्रेंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ रहा है। सैलरी जो गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जा रहा है, पेंशन है, डिफेंस में खर्चा हो रहा है, ग्रांट्स टू द स्टेट फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट, स्टेट को कोई ग्रांट दिया जा रहा है, तो ये सब का सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर सॉरी, ठीक है, इसका एग्जांपल क्रिएशन ऑफ रोड बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, लोन टू स्टेट को अगर लोन सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, ये सब कहाँ पे जाएगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमने तो ये कंपोनेंट की बात की, पूछा था यहाँ पे कि कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट दोनों का कंपोनेंट को भी आपको समझाना है, तो ये कंपोनेंट हमने समझा दिया, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या इसका कंक्लूजन कर सकते हैं यहाँ पे, तो बजट इज नॉट मियरली स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, बजट में क्या है, सिर्फ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, इसको सिर्फ काउंट नहीं किया जाता, बट ऑल्सो टूल टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बजट से ही हमारे देश में आने वाले टाइम में हम कैसे कितना टैक्स रखना चाहिए, कितना कम करना चाहिए, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर भी डिसाइड होती है, राइट। तो अब बजट से क्या सिर्फ यहाँ पे रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर को ध्यान में नहीं रख रहे, पर यहाँ पे ये बजट इसलिए भी जरूरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट कर सके। फॉर एग्जांपल इन द लास्ट 2-3 years देयर हैज़ बीन मच मोर फोकस ऑन कैपिटल बजट टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी। अब ज़्यादा क्या किया गया है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो हमारी इकोनॉमी जो डाउन थी उसको रिवाइव करने के लिए कैपिटल बजट पे ज़्यादा फोकस किया है, और उसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो हमने देखा होगा पिछले कुछ सालों से रोड कंस्ट्रक्शन में, हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेजेस है, ठीक है, अलग अलग ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट में ज़्यादा फोकस दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह का हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट वेयर द रीजन्स फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। कौन सा एक्ट है फ्रेंड, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये 2003 में एक्ट लाया गया था। कौन सा एक्ट था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट का एक्ट लाया गया था। इसके रीजन हमने समझाना है कि क्यों लाया गया था, उस टाइम ज़रूरत ऐसी क्यों पड़ी 2003 में कि इस एक्ट को लाना पड़ा, एंड व्हाट वेयर द शॉर्ट कमिंग इन द एक्ट। अब इसमें लिमिटेशन क्या है, शॉर्ट कमिंग यानी कि इस एक्ट में क्या लिमिटेशन है, दैट अंडरमाइंस इट्स इफेक्टिवनेस, जिसकी वजह से इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, कम हो गई है फ्रेंड, ठीक है, इसकी इफेक्टिवनेस इस एक्ट की कम हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या समझाना है, पहले तो रीजन्स बिहाइंड, किसके पीछे के रीजन हमें समझाना है, FRBM एक्ट क्यों लाया, फिर उसके शॉर्ट कमिंग समझाना है जिसकी वजह से उसका इफेक्टिवनेस क्या हुआ, कम हुआ फ्रेंड। तो हम यहाँ पे एक्ट का नाम क्या है फ्रेंड, तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
एंड बजट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इन वर्ड को भी अगर तोड़ मरोड़ के देखें फ्रेंड, तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ रही होगी और उसको क्या होगा, करना होगा, मैनेज करने के लिए मेनली लाया गया होगा, ठीक है। दूसरा बजट मैनेजमेंट, तो बजट में कुछ प्रॉब्लम होगा, बजट डेफिसिट हो सकती है, बजट या सफिशिएंट नहीं हो रहा है, या तो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेन लाया होगा। ये तो हम समझ सकते रीजन यहाँ से वर्ड से। लिमिटेशन क्या रहा होगा, तो लिमिटेशन में ये भी समझ सकते हैं, तो जिस पर्पज़ के लिए लाया गया वो पर्पज़ फुलफिल नहीं हुआ होगा और इसकी वजह से उसकी इफेक्टिवनेस कम हुई। तो हम इसको यहाँ पे अब इंट्रोडक्शन में कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड, इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में FRBM 2003 की हम बात करेंगे। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 वॉज इंट्रोड्यूस, क्यों लाया गया था, टू इंस्टीट्यूलाइज फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए, मेनली फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी कि ये जो फिजिकल डेफिसिट वगैरह बढ़ रही है उसको ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए, फिजिकल कंसोलिडेशन को मजबूत करने के लिए, रिड्यूस इंडियाज फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए, एंड हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसके लिए मैंने इंट्रोड्यूस किया गया, एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक फंड बाय मूविंग टूवर्ड अ बैलेंस बजट, और हमारा बजट क्या कैसा हो, बजट एक बैलेंस हो। इस बैलेंस बजट को बनाने के लिए मेनली फंड उस तरह से एक मैनेज किया जा सके, इसलिए FRBM एक्ट को लाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इस तरह समझाया, इंट्रोडक्शन में FRBM के ये फीचर कह सकते हैं इसको, ठीक है, पर हम अब डिटेल में हमें समझना है इसके पीछे के रीजन, ठीक है, इसके पीछे के रीजन हम थोड़ा डिटेल में अब आगे हम समझते हैं। तो यहाँ पे पहला तो क्या है, हाई रेवेन्यू डेफिसिट। 2003 के पहले क्या है, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो ज़्यादा रहा होगा, एक तो ये रीजन है। दूसरा, इंटरेस्ट पेमेंट हमें ज़्यादा करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जब रेवेन्यू डेफिसिट या फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होती है तो बाहर से ज़्यादा बोरो करना पड़ता है। अब बोरो किया है तो उसके पीछे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा वापस उनको, तो इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट कर रहा है, तो इसलिए भी FRBM एक्ट लाया गया होगा। और जब इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है वहाँ पे बाकी जगहों में, तो हमें जहाँ पे खर्चा करना चाहिए वहाँ पे खर्चा नहीं हो रहा होगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इस तरह के रीजन हम थोड़ा अनुमानित कर सकते हैं, हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पे रीजन क्या है, हाई रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट एक तो ज़्यादा है ड्यू टू हायर एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू डेफिसिट का डेफिनेशन फ्रेंड क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट में तो रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है तो क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट होगा। तो यहाँ पे हायर एक्सपेंडिचर की बात की गई है कि जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और ये रेवेन्यू वाला पार्ट है, तो फिर कहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा, सब्सिडी देने में। हम सबको पता है फर्टिलाइजर में हम सबसे ज़्यादा फूड में एंड फर्टिलाइजर में सब्सिडी दे रहे हैं, तो सब्सिडी जब ज़्यादा हो रही है तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, फिर सैलरी ज़्यादा जा रही है, डिफेंस में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और ये सब इसकी वजह से रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा हो रहा है। और ये सब ज़्यादा, अगर डेफिसिट ज़्यादा है, सपोज आपकी इनकम है 10,000 और आपका खर्चा करना पड़ रहा है 12,000, तो 2,000 का डेफिसिट है। अब ये आप 2,000 कहाँ से लाओगे, कहीं से तो लाना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये बोरो कर रही है, बोरो ज़्यादा कर रही है। तो अर्ली 1990s के टाइम में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बोरो किया, ठीक है, और उनको पे वापस करना पड़ा, तो इसके लिए हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा था और पे वापस करना पड़ा, और उसकी वजह से इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा हुआ। तो इन सब रीजन की वजह से हमें 2003 में क्या लाना पड़ा, FRBM एक्ट लाना पड़ा। बोरोइंग अगेन प्रोड्यूस हाई इंटरेस्ट पेमेंट। अब बोरो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो अब उधार में तो मुफ्त में तो देने वाले नहीं है कोई भी, है ना। तो हम जहाँ से बोरो किया गवर्नमेंट ने, वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा। द इंटरेस्ट पेमेंट बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर आइटम ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना चाहिए था, तो गवर्नमेंट को कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए या इकोनॉमिक ग्रोथ में जहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, उसकी जगह ये इंटरेस्ट चुकाने में पेमेंट ज़्यादा जा रहा है और लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर वहाँ पे हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम था, इसकी वजह से यहाँ पे FRBM एक्ट लाना पड़ा। दूसरा क्या है, राइजिंग गवर्नमेंट बोरोइंग एंड हाई इंटरेस्ट पेमेंट सीरियसली इरोड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को अब चुकाने के लिए, रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा थी, गवर्नमेंट को वापस करना पड़ रहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करना पड़ा, और ज़्यादा क्या हुआ यहाँ पे, इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा करना पड़ा। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ थी वो अफेक्ट हुई। फाइनेंशियल हेल्थ यानी कि हमारी जो फिजिकल डेफिसिट है वो ज़्यादा बढ़ी। द हाई फिजिकल डेफिसिट नॉट ओनली थ्रेटन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन। इसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नेशन की वो थ्रेटन हुई, साथ साथ में क्या हुआ, रिस्क बढ़ा क्रेडिट डिफॉल्ट का, कि कभी भी गवर्नमेंट हमारी क्रेडिट डिफॉल्ट हो सकती है, हमारा क्रेडिट कम हो सकता है, और उसकी वजह से हमें कोई उधार में वापस पैसे नहीं देंगे, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, नई इंडस्ट्री नहीं बनेगी, यहाँ हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो,
हमारे पास डॉलर की कमी हो जाए तो ये रिस्क ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा था ऑन पॉसिबल डाउनग्रेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। हम सबको पता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वगैरह कौन है, मूडी है या फीच है या S&P वगैरह, ये सब क्रेडिट रेटिंग हमें देती है। तो अगर इसमें हमारा जो क्रेडिट रेटिंग कम हुआ तो उसकी वजह से क्या है, हमें बाहर से इजीली पैसा नहीं मिलेगा और हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से FRBM एक्ट लाया था। सो इन लाइट ऑफ द सिनेरियो FRBM एक्ट वॉज सीन एज ए इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को एक ही लगा कि अब तो FRBM एक्ट लाएंगे तो ही कुछ हो सकता है, क्योंकि FRBM से क्या होगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगी थोड़ा, टू एंश्योर फिजिकल प्रूडेंस एंड सपोर्ट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस। अब इनइफेक्टिव क्या क्यों रहा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था फ्रेंड, शॉर्ट कमिंग पूछे गए थे इन इफेक्टिवनेस के लिए, शॉर्ट कमिंग। तो कि क्यों यहाँ पे ये FRBM एक्ट सही से इसने कार्य नहीं किया, क्यों इनइफेक्टिव रहा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, FRBM एक्ट एम टू अचीव फिजिकल डिसिप्लिन। एम तो इसका क्या था, क्यों लाया गया था, फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। थ्रू कैसे, लिमिट्स ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग, एक लिमिट लगा दे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इससे ज़्यादा बोरो नहीं कर सकती। डेट एंड डेफिसिट, इससे ज़्यादा कि डेट एंड डेफिसिट भी नहीं बढ़ सकता हमारा, फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा हो रहा है तो फिजिकल डेफिसिट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 3% जितना रखा था। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन फिजिकल ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से भी बोरो कर रही है या इंटरेस्ट किसी को पे कर रही है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा वो क्या है, पब्लिक के सामने अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, तो फिजिकल डिसिप्लिन रहेगी। ये सब एम था मेनली। वाइल देयर वेयर सम अर्ली सक्सेस, शुरुआत में तो इसका कुछ सक्सेस मिला हमें, द टारगेट मोस्टली वेंट अनमेट ड्यू टू शॉर्ट कमिंग, कुछ प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से ये टारगेट फुलफिल बाद में नहीं हुआ। एंड रिवाइज सेवरल टाइम FRBM एक्ट को रिवाइज करना पड़ा, 2012-13 में भी रिवाइज किया गया, 2015 में, 2017 में, और उसके बाद में भी हम रिवाइज करते गए। अब इसमें क्या चैलेंजेस थे, क्या प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से FRBM एक्ट इनइफेक्टिव रहा यहाँ पे। तो एक्ट प्रिस्क्राइब टारगेट फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3% ऑफ GDP। FRBM एक्ट में फिजिकल डेफिसिट टारगेट कितना रखा गया था, 3% रखा गया था फ्रेंड, कि हमें फिजिकल डेफिसिट 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर 3% है हमारा फिजिकल डेफिसिट तो इसका मतलब है कि हमें कम बोरो करना पड़ेगा बाहर से, ठीक है फ्रेंड, बोरो कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टारगेट रखा गया 3% ऑफ GDP फॉर द सेंटर के लिए, बट नो एक्सप्लिसिट जस्टिफिकेशन फॉर द नंबर। अब इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया फ्रेंड यहाँ पे कि क्यों रखना है 3%, क्यों फिजिकल डेफिसिट हमारा 3% होना चाहिए, उसके पीछे का जस्टिफिकेशन तो दिया नहीं यहाँ पे। द लिमिट सेट हैव बीन मोस्टली वायलेटेड, और इसकी वजह से क्या है, जब आप जस्टिफिकेशन किसी भी एक चीज़ की वजह से नहीं देते तो क्या होता है, तो उस चीज़ को वायलेट किया जाता है। तो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को वायलेट किया और बहुत बार हमारी फिजिकल डेफिसिट 3% से ज़्यादा बढ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बोरो करना पड़ा। दूसरा क्या हुआ, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्ट, एक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं रही, नो फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्ट टू डील विथ साइक्लिकल शॉक। कभी कभी हमारे जो साइक्लिकल शॉक आ जाते हैं, जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हम सबको पता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसे शॉक्स को, ऐसे जो शॉक्स आने वाले ग्लोबल, तो उसको हमें डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो तो यहाँ पे कहीं दिखा ही नहीं था, बस ऐसे बोल दिया कि 3% आपको जैसे भी जो भी सिचुएशन है उसमें मेंटेन करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी यहाँ पे, इसकी वजह से भी इनइफेक्टिव रहा। देयर इज नो मैकेनिज्म लाइक फिजिकल अकाउंटेबिलिटी काउंसिल। अब यहाँ पे बोले कि फिजिकल अकाउंटेबिलिटी काउंसिल होना चाहिए जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के भी इतना आपको फिजिकल डेफिसिट मेंटेन करना है, पर ऐसा कोई मैकेनिज्म था नहीं। टू रिव्यू फिजिकल परफॉर्मेंस अंडर दैट, जो आपको मॉनिटर करे, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी उनको भी कोई मॉनिटर करने वाली कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए ना जो उनको मॉनिटर करे, उनका काम को मॉनिटर करे। तो ऐसी कोई फिजिकल अकाउंटेबिलिटी काउंसिल था नहीं, तो ये बार बार वायलेट करते गए। एट द 14th फाइनेंस कमीशन हैज़ मैंडेटेड ग्रेटर डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस टू स्टेट। अब 14th फाइनेंस कमीशन में क्या एक मैंडेट किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्टेट को दिया जाए। चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ अपोर्शनिंग द डेट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ताकि सेंटर एंड स्टेट के बीच में, दोनों के बीच में डेट को भी हम इक्वली उसको अपोर्शन किया जा सके। तो ये सब रीजन था, ये सब नहीं हुआ, तो इसकी वजह से क्या है, इनइफेक्टिव रहा, ठीक है। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हैं, तो क्या करना चाहिए इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, वही हमें बोलना चाहिए कि ऑलरेडी FRBM एक लाया तो 2003 में, पर इसको क्या करें तो जिसकी वजह से ऐसा फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो FRBM एक्ट ब्रॉट फोकस ऑन फिजिकल डिसिप्लिन में फोकस लाया एंड प्रोवाइडेड बेंचमार्क टू मेजर द सेम।
इसको मेजर करने के लिए बेंचमार्क प्रोवाइड किया, ठीक है। हाउ और देयर इज नीड फॉर फिजिकल मैनेजमेंट, अब फिजिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है इंक्लूडिंग FRBM टू इवॉल्व टू चेंजिंग नीड ऑफ टाइम। अभी के टाइम में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, इनको चेंज होना पड़ेगा फ्रेंड, राइट। चेंज तो होना पड़ता है समय के साथ में। रिकमेंडेशन ऑफ NK सिंह कमेटी ऑन फ्लेक्सिबल टारगेट, अब NK सिंह कमेटी है, NK सिंह कमेटी एक बना था, उन्होंने इनको क्या किया, तो रिकमेंडेशन दिया ऑन फ्लेक्सिबल टारगेट विद एस्केप क्लोज। कुछ एस्केप क्लोज आपको रखने चाहिए और फ्लेक्सिबल टारगेट होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसे कभी भी साइक्लिकल जो शॉक आते हैं, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का हुआ, तो ऐसे जो शॉक है उसको उनको डील करने के लिए आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, ठीक है। ये एस्केप क्लोज के बारे में बात की गई, फ्लेक्सिबल टारगेट रखना चाहिए। फिर एक फिजिकल काउंसिल बनाना चाहिए, जैसे ऊपर बोला गया फिजिकल अकाउंटेबिलिटी काउंसिल, ताकि क्या है कि एग्जीक्यूटिव को, सेंटर को भी अकाउंटेबल बनाया जा सके, ठीक है। क्रिएशन ऑफ फिजिकल काउंसिल, फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ कंबाइंड डेट टू GDP रेशियो ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। अब और NK सिंह ने क्या बोला कि सेंटर एंड स्टेट है, सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, इन दोनों का कंबाइन जो डेट टू GDP रेशियो, यानी कि GDP के अकॉर्डिंगली हमारा जो डेट है वो डेट को कम करना है, कंबाइनली 60% तक लेके आना है, ठीक है। तो ये सब मैकेनिज्म आपको लाने चाहिए। अगर आपको डेट इतना कंट्रोल में रखना होगा तो आपको फिजिकल डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब यहाँ पे रिकमेंडेशन NK सिंह कमेटी ने दिया है। तो फिजिकल डेफिसिट में कहीं पे इस तरह का FRBM एक्ट के बारे में, फिजिकल डेफिसिट के बारे में, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो NK सिंह के रिकमेंडेशन हम कंक्लूजन में या वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह का ये 2 क्वेश्चन हमने किया।